बांग्लादेश को भारत ने साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, उस बांग्लादेश के साथ आज भारत के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और भारत विरोधी भावनाओं के बीच बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश अब किस ओर जाएगा। यह सवाल आज और महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज ही 17 वर्षों के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में घर वापसी हुई। 60 साल के तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 17 साल पहले 2008 में जब तारिक रहमान बांग्लादेश छोड़कर लंदन गए थे, तब उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप थे। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त तारिक रहमान ने बांग्लादेश से बाहर निकलने के लिए सेना की मदद ली थी। उन्होंने उस वक्त की कार्यवाहक सरकार को एक शपथ पत्र सौंपा जिसमें यह गारंटी दी गई कि वो बांग्लादेश की राजनीति में वापस कभी नहीं लौटेंगे। इस शपथ पत्र को बांग्लादेश ने आज तक संभाल कर रखा है। लेकिन सोचिए, अब इसका क्या फायदा? तारिक रहमान ने अपनी कसम को तोड़ दिया है। वो न सिर्फ 17 साल बाद अपने परिवार के साथ लंदन से बांग्लादेश वापस लौट आए हैं, बल्कि अब उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। अगर बांग्लादेश में सब कुछ सही रहता है और 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव कराए जाते हैं, तो इन चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तारिक रहमान ही होंगे। आज भी जब तारिक रहमान अपने परिवार के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका लौटे, तब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका स्वागत किया। तारिक रहमान ने अपनी वतन वापसी को पिक्चर परफेक्ट दिखाने के लिए बांग्लादेश की जमीन को छूकर नमन किया, अपने देश की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपने समर्थकों का जोश बढ़ाया। आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसे समय का ही चक्र कहेंगे कि आज जिस जगह तारिक रहमान खड़े हैं, उस जगह 17 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना खड़ी थी। साल 2008 में जब तारिक रहमान ने बांग्लादेश छोड़ा, तब शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना और कार्यवाहक सरकार दोनों का समर्थन मिला था। इसी समर्थन से शेख हसीना 2009 से 2024 तक लगातार 15 साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। तारिक रहमान 17 वर्षों के बाद लंदन से बांग्लादेश लौट आए हैं। ऐसा इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने तारिक रहमान पर दर्ज कई मुकदमों को वापस ले लिया और उन्हें एक नया राजनीतिक जीवन दान दिया। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति अब तक 2 परिवारों के हवाले रही है। इनमें शेख हसीना का परिवार मुजीबवाद पर चला और खालिदा जिया का परिवार जियावाद पर चला है। जनरल जियाउर रहमान से 26 मार्च 1971 को जब शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया था, तब इसकी घोषणा जियाउर रहमान ने ही की थी। यह वो दौर था जब बांग्लादेश की राजनीति में जियावाद का प्रवेश नहीं हुआ था। इसकी पहली झलक 1975 के बाद देखी गई, जब सेना के कुछ अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या करवा दी। उस वक्त शेख हसीना यूरोप में थी, इसीलिए उनकी जान बच गई। लेकिन यहां से बांग्लादेश की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। जियाउर रहमान बांग्लादेश की सत्ता का केंद्र बन गए और बाद में उन्होंने सेना से अलग होकर बीएनपी नाम की पार्टी बना ली। 1991 में जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और कहते हैं कि इस सरकार में जिस नेता का सबसे ज्यादा दखल था, वो नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ही थे। उस जमाने में तारिक रहमान को बांग्लादेश की राजनीति का क्राउन प्रिंस कहा जाता था, जिन्हें खालिदा जिया के बाद बांग्लादेश की सत्ता मिलनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप ये भी कह सकते हैं कि तारिक रहमान ने 3 दशकों तक बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा है और आज जब वो बांग्लादेश वापस लौटे हैं, तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही है। तारिक रहमान को समझना है तो हमें यह देखना होगा कि उन्होंने पहले किस तरह की राजनीति की है। 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, तब इस सरकार में तारिक रहमान को असली पावर सेंटर माना जाता था। यह भी आरोप लगते हैं कि उस सरकार में तारिक रहमान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क रखा, जिसे बांग्लादेश ने अपने लिए खतरा माना था। उसी सरकार में तारिक रहमान ने कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवादी समूहों को बढ़ावा दिया।
जिस जमाते इस्लामी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था, उस जमाते इस्लामी को तारिक रहमान से पूरी मदद मिली। खालिदा जिया की सरकार में तारिक रहमान के दखल के कारण जमाते इस्लामी की हिंदू विरोधी गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया और बीएनपी के राज में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी और तारिक रहमान का इस सरकार पर अच्छा खासा प्रभाव था। उस दौर में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर 4000 से ज्यादा हमले हुए और कई हिंदू मंदिरों को आग लगा दी गई। कई हिंदू मोहल्लों को रातों रात खाली करा लिया गया। उस वक्त खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के खिलाफ इस नफरती हिंसा को रोका नहीं और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों को खुली छूट दी गई ताकि वे हिंदुओं को निशाना बना सके। 2001 से 2006 के बीच भी हिंदुओं के खिलाफ कई हिंसक घटनाएं हुई, जिन पर अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को बंद नहीं किया गया। 2001 के संसदीय चुनावों में जिन हिंदुओं ने शेख हसीना की आवामी लीग को अपना वोट दिया था, उन हिंदुओं के घरों को तब आग लगा दी गई थी और कई हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। इसके बाद सबसे बड़ी हिंसा तब भड़की जब 17 अगस्त 2005 को 63 जिलों में 300 से ज्यादा जगहों पर आधे घंटे के भीतर करीब 500 बम धमाके किए गए। इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन ने ली थी। लेकिन तब भी खालिदा जिया की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, या यूं कहिए कि तारिक रहमान पर आरोप था कि वो हिंसा फैलाने वाली ताकतों का समर्थन कर रहे थे। तारिक रहमान पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने उस दौर में भारत विरोधी भावनाओं को काफी भड़काया था और इस दौरान भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच कुछ सैन्य संघर्ष भी हुए थे। इनमें अप्रैल 2001 में मेघालय और असम की सीमा पर भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच झड़पें हुई थी, जिनमें भारत के 16 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात काफी तनावपूर्ण बने रहे। पिछले साल जब जनवरी 2024 में बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चलाया गया था, तब तारिक रहमान पर यह आरोप लगे थे कि वो खुद इसका समर्थन कर रहा है। इसके अलावा अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब 11 अगस्त को ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि तारिक रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है और इसके लिए वो लंदन से मिडिल ईस्ट के किसी देश में भी गए थे। ये बात सही है कि तारिक रहमान आजकल अपने भाषणों में ये कहते हैं कि उन्हें दिल्ली और रावलपिंडी से पहले बांग्लादेश का ख्याल है, लेकिन सिर्फ इस बयान के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वो भारत के लिए अच्छे साबित होंगे। क्रिसमस पर आप सांता क्लॉज के बारे में काफी सुनते होंगे। हमारे देश के अलग अलग शहरों में आजकल सांता क्लॉज को लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज का ईसाई धर्म और ईसा मसीह से सीधा कोई संबंध नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार सांता क्लॉज का संबंध आज के तुर्की से था, जो 4वीं सदी में मायरा क्षेत्र के बिशप हुआ करते थे। उस वक्त उन्हें सेंट निकोलस कहा जाता था और मान्यता है कि सेंट निकोलस का जन्म काफी धनी परिवार में हुआ था, लेकिन जब एक महामारी में उनके पिता और माता की मृत्यु हो गई, तब सेंट निकोलस ने अपनी धन दौलत से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। यह भी माना जाता है कि एक बार एक पिता गरीबी के कारण अपनी 3 बेटियों को बेचने वाला था और ये बात जब सेंट निकोलस को पता चली तो उन्होंने बोरियों में सोने के सिक्के भरकर उस गरीब पिता के घर पर छोड़ दिए। इसी दयालु भाव के कारण उनकी कहानियां दूसरे देशों में फैली और डच लोगों के खास उच्चारण के कारण सेंट निकोलस को सांता क्लॉज कहा जाने लगा। इसके अलावा सांता क्लॉज को क्रिसमस से जोड़ने की परंपरा 150 से 200 साल पहले अमेरिका से शुरू हुई। अमेरिका में सांता क्लॉज को लेकर एक रचना लिखी गई जिसका शीर्षक था द नाइट बिफोर क्रिसमस। इसी कविता ने लोगों के दिमाग में सांता क्लॉज की एक छवि बनाई। हालांकि आज जिस लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और हंसमुख चेहरे वाले सांता क्लॉज को पूरी दुनिया जानती है, उसकी आधुनिक छवि को लोकप्रिय बनाने में कोका कोला कंपनी की बड़ी भूमिका है। 1930 के दशक से पहले सांता क्लॉज को अलग अलग रंगों और रूपों में दिखाया जाता था, लेकिन 1931 में कोका कोला ने अपने विज्ञापनों के लिए कलाकार हैडन सनब्लॉम के लिए से एक नया सांता क्लॉज बनाया, जो लाल कोट, सफेद फर, मोटे शरीर और दोस्ताना मुस्कान के साथ दिखाए गए।
धीरे धीरे यही रूप पूरी दुनिया में सांता क्लॉज की स्टैंडर्ड पहचान बन गया। और आज जब हम सांता क्लॉज के बारे में सोचते हैं तो अनजाने में ही कोका कोला द्वारा गढ़ी गई वही लाल पोशाक वाली छवि मन में आती है और हम चारों ओर इसी रूप में सांता क्लॉज को देखते हैं। लेकिन सोचिए, जो लोग इन बातों के बारे में जानते नहीं हैं वो इसे विवाद का विषय बना लेते हैं। और आज भी हमारे देश में क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज को लेकर विवाद हुआ है और हम मानते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब अंग्रेजों के 200 सालों के शासन के बाद भी भारत की संस्कृति मिटी नहीं, तब अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि भारत में क्रिसमस का त्योहार मनाने से हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, तो ये सोच पूरी तरह गलत है। पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 2023 में जब ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तब भी प्रधानमंत्री मोदी इसका हिस्सा बने थे। इसके अलावा 2023 में ही क्रिसमस के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। 2024 में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर डिनर और साथ ही कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था और इस बार भी वो क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के एक चर्च की मॉर्निंग सर्विस में शामिल हुए। इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी का भारत के ईसाई समुदाय के साथ नियमित संपर्क और एक अलग सहभागिता लगातार बनी हुई है। हालांकि ये तस्वीरें इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हमारे देश में कई नेता हिंदू कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने पर आपत्ति जताते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया, जब विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना की। हमारे ही देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुओं का प्रधानमंत्री बताता है, लेकिन हकीकत में यह सब राजनीति के लिए होता है। भारत के स्वभाव में सभी धर्मों का विश्वास शामिल है और जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाते हैं, क्रिसमस पर चर्च जाते हैं, ईद पर मुसलमान भाइयों को बधाई देते हैं और सिखों के त्योहारों पर पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे जाते हैं, तब वो भारत के संविधान को पूरी दुनिया में परिभाषित कर रहे होते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार सिर्फ वोटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर जाना कई पार्टियों को परेशान कर जाता है। वैसे ये वही राजनीति है जिसमें अल्पसंख्यकों की बात आने पर सबसे ज्यादा हल्ला केवल मुस्लिम समुदाय को लेकर होता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इस देश में ईसाई भी इसी अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, जबकि ईसाई धर्म की आबादी हमारे देश में केवल 3 करोड़ 30 लाख है। 1951 में भारत में 9.8% मुसलमान थे, जो 2011 में 14.2% हो गए। लेकिन इसी समय अवधि में ईसाइयों की आबादी 2.3% से 2.3% ही रही और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे अधिक 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3%, उड़ीसा में 2.8% और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म से हैं। ये आंकड़े इस कहानी को भी बयां करते हैं कि हमारे देश में जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति होती है, वैसी राजनीति ईसाई वोट बैंक या दूसरे अल्पसंख्यकों के वोटों को लेकर नहीं होती। और शायद यही कारण है कि कोई नेता मस्जिद जाए या इफ्तार पार्टी में मुस्लिम टोपी लगाए, उस पर खूब विवाद होता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी किसी मंदिर जाएं तो इसे भी हिंदू आउटरीच के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी चर्च जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या किसी जैन मंदिर, किसी बौद्ध मठ की यात्रा करते हैं, तो उस पर उतनी चर्चा नहीं होती और कोई इसे क्रिश्चियन आउटरीच के तौर पर नहीं देखता। अटल जी का व्यक्तित्व विराट था। वाणी में मानो सरस्वती विराजती थी और इसीलिए उनके भाषणों में दर्शन का पुट होता था। कवि हृदय प्रधानमंत्री के तौर पर उन जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं। लेकिन सवाल है कि अटल कैसे बने, किन परिस्थितियों ने उन्हें गढ़ा और फिर उन्होंने किस तरह परिस्थितियों को गढ़ा, यह सब खुली किताब की तरह है। मैंने भारत को समझने वाले अटल सूत्र की बात की है, तो पहला अटल सूत्र क्या है? हम मानते हैं कि पहला अटल सूत्र है विचार। सोचिए, जिस दौर में अटल जी ने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा, उस दौर में राजनीति कांग्रेस से शुरू होती थी और कांग्रेस पर ही खत्म हो जाती थी।
लेकिन ये अटल जी के विचारों की दृढ़ता थी कि वो विपरीत धारा को चीरती हुई नौका की मानिंद बहते रहे, न डिगे न रुके। विचारों की ये स्पष्टता उनकी कविता में फूटी है, उनके भाषणों में गूंजी है। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। अटल जी के दृढ़ विचारों ने उनका तत्व तैयार किया, लेकिन व्यक्तित्व सिर्फ विचारों से नहीं बनती, लेकिन उनमें जब संघर्षों की चोट पड़ती है तो एक आकार का निर्माण होता है। तो दूसरा अटल सूत्र है संघर्ष। अटल का संघर्ष कितना तेजपूर्ण है, इसे आपातकाल में लिखी गई उनकी इस कविता से समझा जा सकता है। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल जी में विचार था, संघर्ष की शक्ति थी, लेकिन कोई अटल बनता है शुद्धता से। तीसरा अटल सूत्र है शुद्ध राजनीति। अटल जी ने शुद्ध राजनीति पर न सिर्फ भाषण दिए बल्कि उसे जीवन में उतारा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो तब मिला था जब उन्होंने 13 दिनों की सरकार संख्या बल के आगे गिर गई थी। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने और 1 बार विदेश मंत्री बने। जीवन के अधिकतर समय विपक्ष की राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तो उन्होंने दिखाया कि सुशासन क्या होता है। इसीलिए चौथा अटल सूत्र है जन सरोकार से जन सरकार। आज परमाणु क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति कानून बना है। लेकिन सोचिए 1998 में गठबंधन सरकार चला रहे अटल जी ने कैसे पोखरण परमाणु विस्फोट कर दुनिया को हैरान किया था। परमाणु विस्फोट का परिणाम अटल जी को मालूम था, जो उन्होंने प्रतिबंधों के तौर पर झेला भी, लेकिन राष्ट्रहित से कैसा डिगना। अटल जी कहा करते थे, हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। उनकी लाहौर बस यात्रा की चर्चा आज तक होती है, लेकिन 1999 में लाहौर बस कूटनीति का जवाब जब पाकिस्तान ने करगिल के धोखे से दिया तो उसका जवाब भी अटल के पास था। करगिल संघर्ष में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगर अटल जी की योजनाओं की बात करें तो
उनकी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना से हाईवे निर्माण और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से गांवों का कायाकल्प करने का विजन दिया। 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त शिक्षा का अटल सरकार का सर्व शिक्षा अभियान गेम चेंजर साबित हुआ। घर घर संचार क्रांति अटल सरकार की देन है, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व सुधार लागू किए। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अटल जी के सुशासन को याद किया और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पिछले 2 से 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो हमारे देश में तकरीबन हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हुए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की ये संख्या भारतीय सड़कों को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जितने भी प्रयास हुए हैं वो नाकाफी लगते हैं। देर रात कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें करीब 18 लोग मारे गए और इन दोनों हादसों की वजह थी लापरवाही। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बड़ा बस हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त बस के यात्री सो रहे थे। यह स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। इसकी टक्कर डिवाइडर तोड़कर आ रहे एक ट्रक से हो गई थी। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई थी। हादसे के वक्त बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ बदकिस्मत इस जलती हुई बस में फंसे रह गए। पुलिस के मुताबिक जिस ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर को झपकी आ गई थी और इसी वजह से उसने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया। इसी तरह का एक हादसा तमिलनाडु में त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर कडलोर में हुआ। राज्य परिवहन की बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से वो अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रही 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अगर नियमों का पालन किया गया होता तो शायद ये हादसे नहीं होते। कर्नाटक के हादसे में ट्रक ड्राइवर को नींद आ रही थी और नींद में ही बस चलाने लगा। तमिलनाडु के हादसे में राज्य परिवहन की बस चालक को अपने बस के टायरों की स्थिति पता नहीं थी कि वो सही हालत में है या नहीं। अगर ये लापरवाहियां ना बरती गई होती तो शायद ये हादसे नहीं होते।